So dear students, today we are going to discuss lecture third of D block chemistry. पहले दो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी की ट्रेंड्स और ऑक्सीडेशन स्टेटस डिस्कस की. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ एटमाइजेशन, उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इन प्रॉपर्टीज में क्वेश्चंस यूजुअली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं and these are also very important from competitive exam point of view. हम देखते हैं इस लेक्चर में कौन से important points होंगे जिनको हम consider करेंगे very important from competitive exam point of view. तो start करते हैं ionization energy. जैसे कि हमने periodicity में पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो ionization energy होती है, ionization energy जो हमारी होती है it's inversely proportional to size. मतलब अगर हमारा साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. हम यहाँ पे बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की. अगर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है एंड दिस आयनाइजेशन एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. अगर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है ना. यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे टू अवर ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज. तो 3D ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं? स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर एंड जिंक. सिमिलरली हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में यहाँ पे क्या है? जिंक, कैडमियम, मरकरी. यहाँ पे क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. यहाँ पे क्या है? निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम. यहाँ पे क्या है? आयरन, रिहूडियम एंड ओस्मियम. मैग्नीज, यहाँ पे हमारा मैग्नीज के बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रिहूडियम, इरिडियम. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज एलिमेंट्स. हम डिस्कस करेंगे क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी को. जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम बात करेंगे, टॉप टू बॉटम हम बात करेंगे और नेक्स्ट में हम बात करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होता है? इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एनर्जी. फॉर एग्जांपल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है अरेंज दीज एलिमेंट्स, दीज मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी. फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर है, आपके पास सिल्वर है एंड आपके पास गोल्ड है. इन तीनों में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? कौन सी ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉलो करती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अभी हम देखेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट लेड टू इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे सेम ट्रेंड विल बी फॉर निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रिहूडियम, इरिडियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम. Like these elements same trend will be followed. We'll discuss with this. तो हम यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे व्हाट विल हैपन टू आयनाइजेशन एनर्जी. नंबर सेकंड टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे व्हाट विल हैपन टू आयनाइजेशन एनर्जी. तो मैं इस ट्रेंड को यहाँ डिस्कस करूंगा. तो हमने क्या देखा, जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. तो हमने देखा अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में स्कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, हमने क्या देखा था? जो इनका साइज होता है, द साइज फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज. साइज फर्स्ट डिक्रीजेस मतलब साइज फर्स्ट डिक्रीज होता है, फर्स्ट डिक्रीजेस. तो साइज पहले डिक्रीज होता है, देन रिमेन्स कांस्टेंट, इसके बाद वो कांस्टेंट रहता है, then it remains constant and then at the end of the series it increases. तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था. इट्स एक्चुअली बेस्ड अपॉन टू फैक्टर्स, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग ऑर्डर. तो जैसा कि आपको पता है अगर साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. तो फ्रॉम फर्स्ट टू द मिडल ऑफ द सीरीज व्हाट हैपेंस? साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे ionization energy of transition elements in a given series on moving from left to right. First it increases because size decreases, then it remains almost constant because size remains almost constant, and at the end of the series we will see what happen.
सो हम यहाँ पे लिखेंगे ionization energy first. What happens to it? It first ionization energy first it decreases, size decreases, ionization energy first increases, it increases on moving. It first increases ionization energy first, it first increases up to the middle of series. It first increases up to middle of series. Now what is the reason middle of series? Because up to the middle of series क्या होता है, हमारा साइज डिक्रीज होता है, बिकॉज साइज डिक्रीजेस. अगर साइज डिक्रीज होता है देन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. तो जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती, साइज अगर डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट जब हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है ये फर्स्ट अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज क्या होता है, इट इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज, इट इंक्रीजेस अप टू मिडल ऑफ सीरीज. नाउ व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज बिकॉज साइज डिक्रीजेस. कहां तक डिक्रीज होता है? अप टू मिडल ऑफ सीरीज, बिकॉज साइज डिक्रीजेस अप टू मिडल ऑफ सीरीज. तो यहाँ पे कौन सा रीजन था साइज डिक्रीज होने का? बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, इट डोमिनेट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट. वो हमने पहले एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियो में डिस्कस किया है ना. उसके बाद क्या होता है, साइज रिमेन्स कांस्टेंट. उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बिकॉज साइज रिमेन्स कांस्टेंट. Now at the end of the series what happens? At the end of the series we have copper and zinc. हमने देखा था at the end of the series जब हमारा कॉपर और जिंक आता है, सिल्वर और कैडमियम आता है, गोल्ड और मरकरी आता है, तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है. अगर साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज. बट देयर इज वन मोर फैक्टर दैट इज Z इफेक्टिव, और भी फैक्टर्स है, लेट अस सी. तो अगर हम कॉपर की बात करेंगे, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 है और जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2 है. तो इन बोथ दीज केसेस व्हाट हैपेंस, दिस d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड. अगर हमारा d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है देन इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द d ऑर्बिटल. देयरफॉर व्हाट हैपेंस, ionization energy increases in these cases ionization energy increases. Why? Because there are completely filled orbitals. अगर हमारा d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है देन आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ द सीरीज. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन साइज. अगर साइज डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. उसके बाद इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द मिडल ऑफ द सीरीज बिकॉज साइज रिमेन्स कांस्टेंट. एट द एंड ऑफ द सीरीज साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज. बट व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द सीरीज, जो कॉपर और जिंक होता है they have completely filled d orbital, therefore it is difficult to remove electron from them, therefore large amount of energy is required. That's why ionization energy in these cases it is large. So हमने यहाँ पे ionization energy की ट्रेंड देखी from left to the right of the series. अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पास यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन है. अब हमारा क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 24 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 3D5O4s1. सिमिलरली मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन 3D5O4s2, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4s2. नाउ सी इन दिस केस द d orbitals are half filled. If the half filled orbitals are more stable compared to those of incompletely filled or not half filled orbitals, therefore in this case, in case of iron where 3D6 there is no half filling of orbitals, but in chromium the orbitals are half filled. In case of manganese the orbitals are also half filled. So half filled orbital से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है. Why? Because according to Hund's rule they are more stable. इनमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, इनमें सिमेट्री ज्यादा होती है. Therefore आयनाइजेशन एनर्जी की बात अगर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इजी निकालना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहाँ से मुश्किल है, यहाँ से इजी है.
This is how we explain the trend from left to the right. Now on moving from top to bottom, that's more important. अगर हम top to bottom जाते हैं तो what happens from top to bottom? अगर हम top to bottom जाते हैं then what happens to ionization energy? If we move from top to bottom, then what happens to ionization energy? Now मैंने क्या कहा, अगर हम top to bottom, this is 3D series, this is 4D series and this is 5D series. तो हमने क्या देखा था, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है. हमने ये देखा था कि 3D से ज्यादा साइज 4D का होता है. मीन्स 4D आर लार्जर इन साइज कंपेयर टू 3D. मीन्स 3D का साइज स्मॉल है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सिल्वर. सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकल इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ पैलेडियम. ऐसे हमने क्या कहा, अगर साइज इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. ऑन मूविंग फ्रॉम 3D to 4D सीरीज साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ जाता है. दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर बिकम्स मोर देन दैट ऑफ सिल्वर. बिकॉज कॉपर के केस में साइज कम है कंपेयर टू दैट ऑफ सिल्वर. अगर साइज कम है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, अगर साइज ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी कम है. Now what happens on moving from this series to this, means on moving from 4D to 5D series. जैसे कि आपको याद होगा, मैंने एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियम में पढ़ाया था कि साइज ऑफ 4D and 5D series it's almost comparable. Their size is almost similar. They have similar size, comparable size, approximately same size. Size of elements of 4D and 5D series it is almost similar. Why? मैंने वहां कहा था इसका रीजन जो है दैट्स लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन. तो द रीजन इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन. बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन द साइज ऑफ 4D and 5D सीरीज एलिमेंट्स इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. तो साइज की बात यहाँ पे नहीं करेंगे. देन वी विल टॉक डिस्कस आयनाइजेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जेड इफेक्टिव. तो डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो क्या होता है. नाउ सी इन केस ऑफ कैडमियम एंड इन केस ऑफ मर्करी द एटॉमिक नंबर इज 80. in this case atomic number is 48. तो यहाँ पे क्या होता है, मरकरी में there are 80 protons, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है. एंड इन कैडमियम there are how many protons? there are 48 protons. तो यहाँ पे Z effective ज्यादा लगता है. in this case Z effective is more. Z effective means nuclear charge felt by the outermost electrons. यहाँ पे D सबशेल है और यहाँ पे S सबशेल है. How much these protons they attract this outermost shell, neglecting this shielding constant, means subtracting this shielding constant or screening constant, that will be our effective nuclear charge. तो effective nuclear charge इसका ज्यादा होगा. down the group effective nuclear charge increase होगा. therefore अगर effective nuclear charge बढ़ गया ionization energy बढ़ जाएगी. therefore cadmium Therefore, mercury की ionization energy और gold की ionization energy it will be greater than that of silver. तो gold की ionization energy Au its ionization energy will be greater than that of silver. Therefore, this is trend. यहाँ पे आप गलत भी कर सकते हो. आप ये सोचेंगे इनका साइज सेम होता है, therefore ionization energy is same. No, ionization energy also depends upon Z effective. Down the group Z effective increase होगा. Therefore, ionization energy of gold it will become higher than that of mercury. Ionization energy of gold it will become higher than that of mercury. Similarly, ionization energy of nickel, palladium और platinum की बात करेंगे तो क्या होगा. In this case, ionization of energy of nickel will be greater, but platinum will be greater than that of palladium. So this is the trend how you can explain ionization energy concept. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी में. तो सिंपली आपको याद रखना है आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. दोनों फैक्टर्स को आपको कंसिडरेशन में लेना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिस्कस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की. यहीं पे अगर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारे पास पहले ग्रुप में थर्ड ग्रुप में स्कैडियम we have scandium, ytterbium and lanthanum. In this case, then we have scandium, titanium, we have zirconium and we have hafnium. तो मैंने कहा था यहाँ पे जो है यहाँ से लेंथेनाइड स्टार्ट शुरू होने, यहाँ से हम लेंथेनाइड एलिमेंट्स को भरते हैं. तो in this case, in these elements there will be no contraction, there will be no lanthanide contraction.
So they will follow usual trend. In these three cases, they will follow usual trend. In all the cases, it will depend upon Z effective. Z effective increase होता है, size increase होता है, ionization energy decrease होगी. Now see, let us discuss one more property, that is atomization, enthalpy of atomization. Number fourth property is enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. Board exam में कहीं कहीं आता है, and this is very important. Enthalpy of atomization. Now see, what is enthalpy of atomization? अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को लूंगा, मीन्स मैं यहाँ पे एस ब्लॉक मेटल्स लूंगा, एस ब्लॉक मेटल्स, और मैं यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के साथ इनको कंपेयर करूंगा. ट्रांजिशन मेटल्स फॉर एग्जांपल क्रोमियम, फॉर एग्जांपल आयरन. अल्कली मेटल्स फॉर एग्जांपल सोडियम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दैट्स नॉट अ मेटल. फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम है. तो क्या होता है, दीज आर प्योर मेटल्स. इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर ओनली मेटेलिक बॉन्ड्स. दे कंटेन ओनली मेटेलिक बॉन्ड्स. मीन्स जो हमारा सोडियम होगा, सोडियम, दिस इज सोडियम आयन, they will contain only metallic bonds in a definite crystalline structure. In lattice structure they will have metallic lattice type of structure, and they will contain only metallic bonds. Now this is solid structure of sodium or sodium chloride. I can take, this is solid structure. These are the metallic bonds. अब how much amount of enthalpy हमें जरूरत पड़ेगी so that all these bonds can be broken down. इन सब bonds को break करो and convert this sodium solid into gaseous form. The amount of energy released, the amount of enthalpy released, that's called enthalpy of atomization. Now see, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो हमें ब्रेक करने पड़ते हैं, दैट्स मेटालिक बॉन्ड्स. अब इनकी बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फॉर एग्जांपल क्रोमियम है, इट हैज 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन. 3d5 4s1 means they also contain unpaired electrons 1 2 3 4 5 and 4s1. तो these are metals. क्रोमियम के बीच में मेटालिक बॉन्ड भी होगा. दिस इज मेटालिक बॉन्ड. they will contain metallic bond, means they will contain metallic lattice. But इसके अलावा इनके पास क्या होगा, they will also contain covalent bonds. हमें पता है covalent bond कैसे बनता है, by the sharing of electrons. तो जितने भी unpaired electrons होते हैं they take part in covalent bond formation. Since in this case copper, chromium, transition metals, they contain unpaired electrons, therefore they will contain other bonds as well, covalent bonds. They will contain covalent bonds as well. तो यहाँ पे आपको दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं. पहले तो आपको मेटालिक बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ भी मेटालिक बॉन्ड ब्रेक करना है. उसके बाद इन एडिशन टू दैट यू नीड टू ब्रेक डाउन कोवेलेंट बॉन्ड. तो सोचने की बात है, अगर यहाँ पे दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, एक मेटालिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड, तो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी जो है दैट विल बी मोर रिक्वायर्ड ओवर हियर. जो जितनी ज्यादा हीट यहाँ पे लगेगी उससे कम यहाँ पे लगेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ एक टाइप ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं और यहाँ पे आपको दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं. देयरफॉर यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी टू ब्रेक दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टू ब्रेक दिस क्रोमियम सॉलिड इनटू क्रोमियम गैस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू इन दिस केस. So enthalpy of atomization is more in transition elements. If we compare them with S block elements, it will be more than that of S block elements. यहाँ से आप एक और important concept use कर सकते हो. अगर melting and boiling point की बात करेंगे तो सी यहाँ पे एक ही type of bond break करना है, यहाँ पे दो types of bonds break करने हैं. यहाँ पे ज्यादा melting and boiling point होगा compared to here. Therefore we can generalize the statement that transition elements they have high melting and boiling points when comparing with when comparing with S block elements. So transition elements have high metallic and melting and boiling points than those of S block elements. Number second, heat of atomization of transition elements, it's more than that of S block elements. The reason is that in this case we have two types of bonds. One is metallic bond that holds these metals in crystal lattice, and the other, in addition to that, we have a covalent bond because of presence of unpaired electrons. तो यहाँ से आप एक और कंसेप्ट यूज कर सकते हो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगी. तो अगर मैं आपको कहूँगा
नाउ वी हैव 3 एलिमेंट्स ओवर हियर, यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स है, क्रोमियम है, हमें हमारे पास मैग्नीज है एंड वी हैव आयरन। तो क्रोमियम में हमारे पास 3d5, we have 3d5 4s1 configuration. This is 3d5 4s1, 6 unpaired electrons. In case of manganese, we have 3d5 4s2, we have 3d5 4s2, and in case of iron we have 3d6, 4s2। ना सोचने की बात है, यहाँ पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे 4 ही है। Therefore, enthalpy of atomization of chromium will be more than manganese than iron. It will depend upon how many unpaired electrons are there. More the number of unpaired electrons, more will be the extent of covalent bonding. The extent of covalent bonding means in addition to the metallic bonds, you have to break these covalent bonds. That's why what happens, enthalpy of atomization will increase. So अगर हम इनका यहाँ पे order बनाएंगे enthalpy of atomization का, so chromium will have more delta H of atomization than manganese, which will be greater than that of iron. This is order of enthalpy of atomization of these elements. This is very important. This question has not been asked yet. I hope such type of question can be asked in near future. तो यहाँ पे हमने देखा जो S block elements होते हैं, इनके पास they have only metallic bonds, but in case of transition elements they possess two different types of bonds. One is metallic bond and the other is covalent bond. तो हमें क्या पता है, जो भी हमारे S block elements हैं वो भी metals हैं and transition elements they are also metals. But कौन ज्यादा मेटेलिक होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ना मेटल किसको कहते हैं, मेटल इज अ सब्सटेंस व्हिच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। नाउ टेल मी, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट इजीली और इन दिस केस, अभी हमने देखा यहाँ पे कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी चाहिए। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट alkali metals, that's S block metals, alkali and alkaline earth metals, they are more metallic than those of D block metals, than those of transitional metals. So 3 conclusions we have drawn over here. S block elements, they are more metallic than those of transitional elements. In case of S block elements, heat of atomization is less than those of transitional elements, because in transitional elements we need to break 2 types of bonds. First we need to break down the metallic bond, which is common in both the cases. And in addition to that, since they possess unpaired electrons, therefore there is one more type of bonding that's called covalent bonding. So covalent bonds has also to be broken down. That's why what happens in this case, we need extra amount of enthalpy, that's called enthalpy of atomization. That will be more in transitional elements compared to those of S block elements. So यहाँ पे हमने डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। अब हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कलर फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड इन नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। कलर फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलर फॉर्मेशन ना, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड। ना कलर क्यों आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं आपको सिलेक्शन रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। जो डी ट्रांजिशंस होंगे वो फॉरबिडन है या अलाउड हैं, कौन से सिलेक्शन रूल्स यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्शन रूल्स वी विल यूज ओवर हियर। तो कलर फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसा होता है, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था। जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर डिजेनरेट इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, दे आर डिजेनरेट। These are our d orbitals. In absence of field, these d orbitals, they are degenerate. Means they are having same energy. But once a ligand approaches to these d orbitals, जब कोई ligand आता है तो क्या होता है, this get split out. इनकी degeneracy split होती है। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करते हैं, यहाँ से हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे, मीन्स व्हेन आवर कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कॉम्प्लेक्स लेंगे, FeH2O होल 6 3+, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। या फॉर एग्जांपल MnH2O होल 6
3+, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, दीज गेट स्प्लिट इनटू 2 सेट्स, यहाँ पे ये 2 सेट्स में स्प्लिट होता है। वन ऑफ द सेट इज ऑफ लोअर एनर्जी, इट्स नोन एज T2G सेट। अब ये वाला सेट क्यों नीचे है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ढूंढ सकते हो, जहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 है। एंड दिस हायर एनर्जी सेट इट इज नोन एज EG सेट। अब ये G और T का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। इसका दिस मीन्स T मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट एंड E मीन्स डबली डिजेनरेट। G stands for the center of inversion, that is these octahedral complexes they possess center of inversion. Now see ये 2 सेट्स में it gets divided into 2 sets। तो ये वाला सेट हमारा T2G ऑर्बिटल है और ये वाला सेट हमारा EG सेट है। ना अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स होगा, कोई भी डी मेटल होगा, कोई भी ट्रांजिशनल मेटल होगा जिसका D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, मींस देयर विल बी 1 d इलेक्ट्रॉन, तो ये d इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल में जाएगा, दैट इज T2G सेट में। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ से इसको एनर्जी देंगे, अगर हम इसको एनर्जी देंगे, ये एनर्जी कहाँ से देंगे, इट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ Hν एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट कैन ट्रांजिट इटसेल्फ, यहाँ पे ट्रांजिशन होगी एक d ऑर्बिटल से, T2G ऑर्बिटल दिस अ d ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल इट्स अ d ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल से दूसरी d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिट होगा। अब सोचो यहाँ पे जो गैप है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा E और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा O इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने क्या कहा, अगर हमारे पास D1 स्पेशी है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व की, व्हाट हैपेंस टू दिस इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम T2G ऑर्बिटल टू EG ऑर्बिटल। ये वाली ट्रांजिशन जो है ये कहाँ से होती है, एक d ऑर्बिटल से, दिस इज d ऑर्बिटल, टू other d orbital, this is d orbital, this type of transition is called a dd transition। इस transition को हम कहते हैं dd transition, इस transition को हम dd transition कहते हैं between T2G and EG orbitals in case of octahedral complex। so ये जो हमारी dd transition है, because of this dd transition हमने क्या दिया, एनर्जी, इस एनर्जी को इसने एब्जॉर्व किया, एनर्जी को एब्जॉर्व करके दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांजिट फ्रॉम T2G ऑर्बिटल टू EG ऑर्बिटल। ना अगर हम इस एनर्जी को रिमूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल रिवर्ट बैक टू इट इज ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा ग्राउंड स्टेट में, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो जितनी एनर्जी इसने ऑब्जर्व की होगी, इट विल इमिट दैट एनर्जी इज इमिटेड, एंड दिस इमिटेड एनर्जी इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कलर, दिस इमिटेड एनर्जी इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कलर। जैसे कि मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया था, जो हमारा कलर आता है दैट्स बेस्ड अपॉन कलर व्हील। तो कलर व्हील में हमने देखा था विबगेआर, VBGYOR। अगर ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्पेक्ट्रम में ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू लाइट, देन द कॉम्प्लीमेंट्री कलर मीन्स जब हम इसको लाइट यहाँ से एनर्जी, जब हम इसकी एनर्जी निकालेंगे, इट विल अपीयर टू बी ऑरेंज। इफ इट एब्जॉर्ब्स violet light, it appears to be yellow. If it absorbs green light, it appears to be red. For example, हमारे पास कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं। वाई, बिकॉज इसका कलर ब्लू होता है। नाउ इसका कलर ब्लू क्यों होता है, इसका कलर ब्लू है मीन्स जब इसकी ट्रांजिशन हुई होगी, इसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया होगा, ऑरेंज रीजन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऑरेंज रीजन से इसने लाइट एब्जॉर्ब की होगी, that's why it appears blue। This question has been asked in competitive exams। The color of copper sulfate is blue, yeah, the blue color of copper sulfate is because it absorbs red light in the visible region of spectrum, yellow light, violet light, orange light। so आपको याद रखना है, this color wheel orange absorb करेगा, it will appear blue। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, dd transition। so हम ये कहेंगे, कंक्लूजन ये निकालेंगे, because of dd transition these most of the complexes of d block they are colored। but is this dd transition allowed or not, क्या ये dd transition allowed है या नहीं है, इसके लिए certain rules, there are certain rules whether this dd transition is allowed or not। for example, अगर मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग इनवर्स होती है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे E होता है, यहाँ पे T, यहाँ पे हम G टर्म को इमिट करते हैं बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो E जो हमारा है, इट इज डबली डिजेनरेट
और टी जो हमारा है इट इज ट्रिपली डिजेनरेट। अगर यहाँ पे बात करेंगे ट्रांजिशन की, तो ट्रांजिशन कहाँ से होगी? फ्रॉम ई टू टी, फ्रॉम ई टू टी। इन दिस केस ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम टी टू जी टू ई जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा व्हाट इज द type of transition that will take place in this complex titanium hexaecho 3 plus. This is a D1 species. This is a D1 species. Titanium की configuration जो है it is 3D1 4s2. Now titanium is in plus 3 oxidation state, therefore it's 3D2 4s2. It is in plus 3 oxidation state, therefore configuration is 3D1. तो D1 species में कलर किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम T2G टू EG ऑर्बिटल। यहाँ से ट्रांजिशन T2G टू EG ऑर्बिटल होती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स की NiCl4 2 पाइंस, यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर क्या है? 28 3D8 4s2। 3D8 4s2 मीन्स nickel is in plus 2 oxidation state, that means it's having 3D8 configuration 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रांजिशन होते हैं फ्रॉम दिस T टू E। इसको हम होल फॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर आप इस होल फॉर्मेशन को मतलब समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है दैट्स कॉल्ड ऑर्गल डायग्राम्स। तो उस ऑर्गल डायग्राम्स में मैंने डिस्कस किया है ये होल फॉर्मेशन कैसे होती है ना। सी लेकिन दिस तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? फिलहाल हम ये कहेंगे जो भी कलर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, द कलर इज बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। कलर इज बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। कलर इज बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। अब हमें देखना है ये जो डी ट्रांजिशन है वेदर इट इज अलाउड और नॉट, वेदर इट इज अलाउड और फॉरबिडन। Now, there will be certain rules which will tell us whether this is allowed or not. Now, there are basically two set of rules. One is called Sipin rule, Sipin selection rule, Sipin allowed rule. I will write it Sipin allowed rule, or you can write it Sipin rule. Then there will be Sipin allowed, Sipin forbidden, and the other is called Leporti rule. Leporti rule. So we'll discuss Sipin rule and Leporti rule in the next lecture. We'll discuss whether these are allowed or not. उससे पहले हम एक और बात करेंगे। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे MnO4 माइनस, तो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 25। 25 मीन्स इट इज 3D5 4s2। अगर हम मैग्नीज +7 की बात करेंगे Mn+7 में ये इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस होंगे, ये भी, दैट कॉन्फिगरेशन विल बी 3D0। Therefore, there is no d electron. D subshell does not contain any electron. ये जो हमारा यहाँ पे d orbital split होगा into two sets, but since there is no d electron, कोई भी d electron नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशन होगी? No dd ट्रांजिशन। यहाँ पे कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगी। But still this complex is colored. अब इसका कलर क्या होता है यहाँ डिस्कस करेंगे KMnO4 के प्रॉपर्टीज में। But still this compound is colored. Then why this compound is colored if there is no dd transition? So there are other types of rules, or there are other types of phenomena which explain color in those complexes in which there is no d electron. उसका हम कहेंगे ligand to metal charge transfer and metal to ligand charge transfer. उसमें हम डिस्कस करेंगे charge transfer spectra. So in the next lecture हम क्या डिस्कस करेंगे? Whether dd transitions are allowed or not. Because question may be asked, how many dd transitions are available? The number of dd transitions allowed are, or these transitions हम डिस्कस करेंगे Sipin selection rule को, whether they are allowed by Sipin selection rule. हम डिस्कस करेंगे Leporti forbidden rule को, whether they are allowed by Leporti rule or not. So in the next lecture we will again discuss dd transitions. Thanks for watching this lecture. I hope you guys have enjoyed it. Please like, share and subscribe the channel.